स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं हर एतवार रात 8:30। जी बिल्कुल सही। आज सबसे पहले यही खबर कि भारत के मायानाज एथलीट मिल्खा सिंह नहीं रहे। सही बात है, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख जो है हम गुजर गए और अच्छी उम्र गुजारी, 91 साल, कामयाब जिंदगी। जब आप आबिद बाबा अभी पेश करेंगे उनके बारे में कुछ, आपको पता चलेगा कहाँ से आए, क्या बैकग्राउंड था, बिल्कुल कैसे निकले वो उससे। उसके बाद बड़ी कामयाब जिंदगी उन्होंने गुजारी, बड़ी अच्छी। कश्मीर 12 आए, वो डायरेक्टर जनरल थे स्पोर्ट्स के पंजाब के। तो पंजाब वाले क्या करते थे, समर में अपने स्कूलों की सारी सिलेक्टेड टीम, पंजाब स्कूल्स की सिलेक्टेड टीमों को कश्मीर लाते थे जी। यहाँ 1 महीने कैंप लगाते थे। तो मैं अमर सिंह कॉलेज में था, वो हमारे साथ क्रिकेट मैच भी खेलते थे, हमारे कॉलेज के हॉकी मैचेज यहाँ खेलते थे, बाकी खेलते थे। वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक जबरदस्त काम हो रहा था तब, उसमें वो शामिल थे। उन्होंने स्पोर्ट्स से अदर देन स्पोर्ट्स का ही काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया अपने फील्ड से बाहर भी। बिल्कुल सही। तब हीरो नहीं था एथलेटिक्स में कोई हमारा जी जी, जो इंडियन ओरिजिन का, तो ये पहले हीरो थे उसमें एथलेटिक्स में। और उसके बाद हीरो की तरह ही चीज ये। और कमाल की बात सुनिए, इससे पहले कि आबिद आए, 2001 में शायद इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया जी। इन्हें वापस कर दिया का 40 साल लेट है। हकीकत है, हकीकत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इनके साहबजादे जबरदस्त गोल्फर हैं, मिल्खा सिंह जबरदस्त इंडिया के बेस्ट गोल्फर वही आज तक के। और एक खास चीज बताऊंगा कि जी मिल्खा सिंह के जो फॉलोअर्स हैं, उनके पेज के, उनकी प्रोफाइल के, इंस्टाग्राम पे सिर्फ 7,500 है। और यहाँ कोचे का, गली का क्रिकेटर होता है ना, उसके 1 लाख होते हैं। असल में हाँ, ये तो अब ये दूसरे मौजू की तरफ हम चले जाएंगे अगर इस पे बात करेंगे। मेरी मुलाकात उनसे हुई है, कभी बात करेंगे उस बारे में। बिल्कुल, हाँ जरूर करेंगे इस प्रोग्राम में, क्योंकि बात करना लाजमी है उनके बारे में। बिल्कुल, ऐसे लोगों के बारे में। हालांकि कुछ लोग चिढ़ जाते हैं कि आप अपने बारे में बात करते हैं, आप इससे मिले उससे मिले, लेकिन क्या आप जी मिल्खा सिंह से मिले, क्या आप जानते हैं उनको? अगर मैं मिला तो 2 बातें उनकी कर सकता हूँ ना, अच्छी तरह से। तो आइए चलते हैं आबिद बाबा के पास, बात है मिल्खा सिंह की। इनकी दौड़ का आगाज 15 साल की उम्र में हुआ। 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बह गईं। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मासूमों के खून नाहक से आसमान भी रो पड़ा। मुजफ्फरपुर पाकिस्तान के गोविंदपुरा गांव में उन्होंने अपने वालिदैन को खून में लथपथ पाया। जान के लाले पड़ गए, बहुत दूर भाग गए। भागते भागते वो दिल्ली पहुंचे। इस 15 साला महाजर ने पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहले लोगों की दुकानें साफ की, फिर बूट पॉलिश का काम करने लगे। इसी दौरान ट्रेन से लोगों का सामान चोरी करने लगे। कई जराइम में मुलविस हुए और नतीजा ये हुआ कि मिल्खा सिंह सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। इनकी बहन ईश्वर ने अपना जेवर बेचकर इन्हें रिहा करवाया। 3 मरतबा नाकाम होने के बाद 1952 में भारतीय फौज में भर्ती हुए। इन्हें इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। सिकंदराबाद में तैनाती के बाद इनके कोच गुरदेव सिंह ने 5 मील की क्रॉस कंट्री रेस कराने का फैसला किया और वादा किया कि जो लोग पहले 10 में आएंगे उन्हें रोज 1 गिलास दूध ज्यादा पीने को मिलेगा। उन्होंने 6ठी पोजीशन हासिल की और बाद में इन्हें 400 मीटर की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया। मेलबर्न ओलंपिक्स के लिए टीम का इंतखाब पटियाला में हो रहा था। रात में अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे कि कुछ बदमाश लोगों ने इनके ऊपर कंबल ओढ़ ली और इन्हें पीटना शुरू किया। डॉक्टर्स ने साफ मना किया कि वो अगले दिन रेस में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन दर्द से कर्राह रहे मिल्खा ने दूसरे दिन पहला स्थान हासिल किया और मेलबर्न ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हुए। पहली मरतबा हवाई जहाज का सफर था। थर थर कांप रहे थे। वाहिगुरु वाहिगुरु की दुआएं करते करते भारतीय टीम के मैनेजर ने इन्हें तसल्ली दी, टाई का नॉट बांधना सिखाया और विदेश में टेबल मैनर्स का कितना ख्याल रखा जाता है वो सिखाया। लेकिन मिल्खा पहले ही राउंड में बाहर हो गए। 1958 के टोक्यो एशियन गेम्स में इनकी मुलाकात उस वक्त के फास्टेस्ट मैन इन एशिया पाकिस्तान के अब्दुल खालिक से हुई। खालिक ने 100 मीटर्स में सोने का तमगा हासिल किया था। भारतीय टीम के सदस्य बलदेव सिंह ने खालिक और मिल्खा की मुलाकात करवाई। अगले दिन 200 मीटर का फाइनल होना था। खालिक को बाहर की लेन और मिल्खा को अंदर की लेन मिली थी।
स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों की निगाहें इन दो जांबाजों पर थीं। पिस्टल की आवाज के साथ ही दोनों ने दौड़ना शुरू किया। 100 मीटर तक दोनों नेक टू नेक। सिर्फ 4 मीटर पहले मसल पुल की वजह से मिल्खा का पैर अटक जाता है, लेकिन गिरते ही टेप को छू लेते हैं। आधे घंटे के बाद यह ऐलान हुआ कि मिल्खा ने फोटो फिनिश से खालिक को हरा दिया। 1958 में वेल्स में कार्डिफ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। दुनिया के नामवर एथलीट्स शामिल थे। साउथ अफ्रीका के मैल्कम स्पिंस टॉप कंटेंडर माने जाते थे। इनके कोच ने मुशाहिदा किया कि स्पिंस के पास स्पीड है, स्टेमिना नहीं, और मिल्खा को मशवरा दिया कि वो शुरू से ही तेज दौड़ें। स्पिंस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद दूसरे नंबर पर रहे। जैसे ही दौड़ खत्म हुई, मिल्खा बेहोश होकर ट्रैक पर गिर पड़े। विजय लक्ष्मी पंडित, भारत के पहले वजीर आजम की बहन, तब ब्रिटेन में हाई कमिश्नर थी। वो दौड़ती हुई आई और मिल्खा को गले लगाया। 1960 के रोम ओलंपिक से पहले 80 दौड़ें हुई थी और 76 में मिल्खा ने कामयाबी हासिल की थी। मिल्खा का मुकाबला फाइनल में जर्मनी के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कॉल कॉफमैन और इसके अलावा अमेरिका के ओटिस डेविस से था। पूरी ताकत के साथ 250 मीटर तक लीड कर रहे थे। फिर क्या हुआ? अगर मैं उसी स्पीड के साथ दौड़ता, मेरे फेफड़े फट जाते। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़ के देखा तो ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 2008 में बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकिशाफ किया। कई बार मैं उस दिन के बाद रोता रहा, लेकिन वजीर आजम नेहरू जी ने मुझे दिलासा दिया कि पूरे मुल्क को मुझ पर फख्र है और मुझे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। 0.1 सेकंड में वो ब्रॉन्ज मेडल हारना कैसा था? इट फेल्ट लाइक ए हार्ट ब्रेक। 18 जून 2021 जुम्मे की रात ठीक 11:30 बजे मिल्खा सिंह दाई अजल को लब्बैक कह गए। इनकी अहलिया निर्मल कौर, साबिका इंडियन वॉलीबॉल कैप्टन, ने मोहाली के अस्पताल में 1 हफ्ता पहले दम तोड़ दिया था। 2013 में मंजर आम पर आई इनकी खुद नविश्त द रेस ऑफ माई लाइफ में मिल्खा सिंह ने अपनी ज़ौजे के बारे में लिखा, शी हैज़ बीन द बिगेस्ट ट्रॉफी फॉर मी। 2013 में बनी फिल्म के टाइटल के बारे में कौमी हीरो पद्मश्री अवार्डी ने कहा, जब कत्ल आम शुरू हुआ तो मेरे वालिद साहब के आखिरी अल्फाज यही थे, बाग मिल्खा बाग। एशियन गेम्स में 4 मरतबा गोल्ड मेडलिस्ट रहे। मिल्खा का 45.6 सेकंड्स का टाइमिंग 38 साल तक कौमी रिकॉर्ड रहा। करीब 3 साल पहले जब इनसे पूछा गया कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में आप ज़हनी तौर पर कैसे मजबूत रहे, तो उन्होंने दरजवाब कहा, हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़्म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। लाहौर में जब अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की रेस शुरू हुई तो स्टेडियम में 60,000 लोग देखने के लिए आए। जनरल अयूब खान विक्ट्री स्टैंड पर आए और कहने लगे, मिल्खा जी, आज तुसी पाकिस्तान दिज दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दिज आके उड्डे हो, तानू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देता है। मिल्खा सिंह की बात अगर पूरा प्रोग्राम भी इन पे करें तो भी कम है। एक खराज अकीदत के तौर पे हमने इनके लिए सेगमेंट पेश किया, आबिद बाबा की मेहनत। और अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। पहले मूड खराब कर दिया मौसम ने। वो आपको याद होगा पिछली बार मैंने कहा था, अगर लोगों ने लिखा भी था, कहीं कहीं मुझसे पूछा भी था कुछ चैनल में, का कौन विनर होगा, मैंने कहा बारिश। क्या सचमुच बारिश पूरी तरह से आड़े आएगी? नहीं, अभी 4 दिन तो एक्सपेक्टेड है, बीच बीच में कुछ ना कुछ रखना अंदाजी होगी बारिश। टीम सिलेक्शन की अगर थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि आप इस पे अलग से सेगमेंट लाइव करते हैं जी 10 बजे, लेकिन इस वक्त अगर हम थोड़ी सी टीम सिलेक्शन की दोनों तरफ की बात करें। मेरा तो पूरा हिसाब था ये, मैंने परवेज के साथ एक लाइव प्रोग्राम भी किया था गूगल मीट पे, तो उसमें भी हम दोनों ने जो बात की थी, लोगों ने सवाल पूछे थे, यही टीम थी इंडिया की जी एक्सपेक्टेड। 2 स्पिनर इंडिया खिलाएगा क्योंकि दोनों स्पिनर बैट्समैन अच्छे हैं, तो कीपर भी बैट्समैन अच्छा है, तो पूरे 5 बॉलर खेलते हैं और ये 2 एज ऑलराउंडर खेलते हैं, तो टीम का बैलेंस ठीक रहता है। हाँ, सिराज का चांस था कि वो जबरदस्त एग्रेसिव हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, आ सकते हैं, लेकिन मामला ये था कि शमी ज्यादा तजुर्बाकार हैं, अगर इंजरी से बाहर भी थे, वक्त पे शमी कर पाएंगे, वो सिराज नहीं कर पाएंगे, इसलिए शमी ने किया। न्यूजीलैंड ने शायद कल क्योंकि टीम अनाउंस की, उन्हें होता शायद एजाज पटेल को वो खिलाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेकिन देखा जो हालात हैं मौसम के, तो उन्हें वैगनर को ले आया, वो सिर्फ फास्ट बॉलर खिला रहे हैं उन्हें। जी। और अगर इंडिया ने इनिंग लंबी की, ये मैंने परसों अपने कल के प्रोग्राम में भी रात को कहा था,
कि अगर 5 दिन तक मैच गया तो इंडिया जीत जाएगा, बिल्कुल क्योंकि जितना लंबा होगा इंडिया के पास फायर पावर ज्यादा है। अगर शॉर्ट वर्क न्यूजीलैंड कर सके तो न्यूजीलैंड मैच जीत सकता है। ये अच्छी अच्छी एक कैलकुलेशन की है आपने। बहरहाल बढ़ते हैं आगे हम प्रोग्राम में, एक कुछ सवाल हम पेश करेंगे, बिल्कुल। उसके बाद हम सेगमेंट की तरफ चलेंगे। मैं पहले उन तमाम दोस्तों के नाम पढ़ूंगा, उनका शुक्रिया भी करेंगे जिन्होंने हम दोनों को फिर से इकट्ठे देखा प्रोग्राम में और बहुत खुश हुए वो। आपने जोहान, वाजिद गुलजार, आकिब तेली, इश्तियाक वानी, मोहम्मद रमजान, जिन्होंने कहा कि आप दोनों को फिर से इकट्ठे देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमने पिछले प्रोग्राम में जावेद मियादाद के बारे में एक खूबसूरत सेगमेंट पेश किया था, उसको भी बहुत सारे दोस्तों ने सराहा। आप हैं आरिफ रशीद भट्ट, वाजिद गुलजार, रईस मसरूर, निसार डार, दानिश आफाकी, आबिद शफी और डार रऊफ ने ये जावेद मियादाद का जो सेगमेंट है बहुत सारा। देखिए बहुतों ने बहुत जगह ये लिखा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था जो आप लोगों ने बोला उसके बारे में, और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि मैंने सिर्फ 10% बोला उनके बारे में, 90 बाकी। इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी प्रोग्रामों में। और दानिश आफाकी ने आरथ नारबल से एक सवाल लिख भेजा है, लिखते हैं कि शहनवाज दानी जो पीएसएल में खेल रहे हैं, टॉप विकेट टेकर हैं, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, एग्रेसिव है, ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। इनके अपोजिशन भी क्या है ये भी देखिए ना। अब जहाँ पीएसएल की एक खास बात है, और ये पाकिस्तान के जो बाहर क्रिकेटर बैठे हैं, जो मैं बारहा कहता हूँ, जो सेलेक्टर जो टीम को बहुत परेशान करते हैं मदद के बगैर, जो रिटायर्ड प्लेयर है, तो किसी ने 4 विकेट लिए या टीम में होना चाहिए था, किसी ने 60 रन बनाए या टीम में होना चाहिए था। ऐसे टीम सेलेक्ट नहीं होती है मुल्क की, ऐसे नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, और हाँ जो फॉर्म में प्लेयर हो उसे सेलेक्ट किया जाए, लेकिन फॉर्म सस्टेन्ड हो उसका, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो। और फिर आप देख लीजिए 2nd ग्रेड इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे हैं ना वहाँ, ऑलमोस्ट 3rd ग्रेड भी खेल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड तो वो नहीं है उनका। बॉलर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये ना हम समझे कि वहाँ जो रन बनाता है, यहाँ फेसबुक पे ट्विटर पे लोग हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट कश्मीर के बाहर के शुरू हो जाते हैं, ये तो टीम में होना चाहिए। अरे किसकी जगह और कहाँ? आपके सवाल का दूसरा हिस्सा मैं पढ़ता हूँ, लिखते हैं कि क्या पीएसएल के बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी टीम अनाउंस नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए टीम के लिए एक मेंटल फ्रेमवर्क, एक माइंडसेट करना होता है तैयार, 1 महीना पहले इसलिए टीम अनाउंस होती है, प्लेयर उसी तरह तैयारी शुरू करते हैं। ये शाम को टीम नहीं हो सकती, जेएनके की टीम नहीं है। जब मैं खेलता था रात तक पता ही नहीं सुबह कौन खेलेगा, 16 भी कौन से, चोरी से अनाउंस कर दिया, अच्छों को निकाल दिया, पर बाकियों को मैदान में उतार दिया, तो ये नहीं हो सकता। इसमें कुछ सोच समझ के काम लेना होता है। और आज इसने 4 विकेट लिए, ये खेलेंगे, फिर ये अर्ली एंट्री हो जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो उसके बाद फिरता जाएगा बेचारा, कभी वापस नहीं आएगा टैलेंट के बावजूद। पहले पाकिस्तान ए में खेले, दौरे करे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ मुकाबला हो, तब बात बनती है। आमिर ने कहा कि पीसीबी के चेयरमैन मेरे घर आए मुझे ये कहने के लिए कि तुम रिटायरमेंट वापस ले लो। मैं क्या कहूँगा ऐसे चेयरमैन को, ऐसा आदमी डिजर्व नहीं करता चेयरमैन होना। किस लिए? पीएसएल में परफॉर्मेंस देख लीजिए, 4 ओवर 32 रन, 4 ओवर 40 रन, 9 विकेट, ज्यादा 1 विकेट। पहली बात। दूसरा, कितनी बदतमीजी पिछले 1 महीने में हमने की है। मिसबा के बारे में क्या बोले, टीम के बारे में क्या बोले, उसी ड्रेसिंग रूम में इनको जगह देंगे वसीम खान, ताकि वहां का माहौल खराब हो जाए, ताकि ये बिगर देन वकार, यूनिस और मिसबा हो जाए और बाबर आजम हो जाए टीम में। क्योंकि कहेगा तुम लोग, मैंने रिटायर किया, देखो मुझे घर लेके आए घर से। नहीं, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। कौन कहता है ग्रेट बॉलर, वो ये क्या ग्रेट बॉलर? पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तो देखिए उस आदमी का। बॉलर वो ग्रेट होता है जो विकेट ले, जो परफॉर्म करे, जो 7 साल परफॉर्मेंस पे जिंदा रहे, उसको अच्छा बॉलर नहीं कहते। नहीं, एक दिन चलेगा, उस दिन से पहले टीम बाहर होगी जब इसकी बारी है कि चलने की। कुछ थे जो हमने देखा कई टीमों में जो आए, जबरदस्त टैलेंटेड थे, या अपने जो उनका अंदर का जो एक कैरेक्टर था उसकी वजह से बाहर ही चले गए। बिल्कुल, आसिफ को आप देख लीजिए, बिल्कुल वो बेमिसाल हाँ, क्या बॉलर थे, बहुत, लेकिन टिक नहीं पाए, नहीं अपनी फेम नेम कंट्रोल नहीं कर पाए अपने आप को, तो इसलिए वो लॉस्ट अ ग्रेट बॉलर। पिछले आज इस प्रोग्राम के बीच में मैं क्विज की बात करना चाहूंगा, जो हमने हाँ, मैं भी यही करता था, मैं बीच में ही क्विज का जवाब देता था और एंड पे सवाल पूछता था। जो हमने पिछली बार सवाल पूछा, जहाँ हमने एक तस्वीर दिखाई थी दोस्तों को, बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसके कुछ स्कोर लिखे, कहा था आइडेंटिफाई द प्लेयर एंड कंट्री, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो वो एल्विन कालीचरण थे, और वो जो स्कोर थे क्या थे वो अभी आपको पता चलेगा, वो स्कोर क्या थे। और कालीचरण वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन,
बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। जबरदस्त। आप देख लीजिए, मैं ये बताऊं कि 9 दोस्तों ने सही जवाब दिया है, सही उनके है। नाम हम बाद में पढ़ेंगे और एक विनर भी हम का नाम भी पढ़ेंगे। और कालीचरण की बात जो आप करेंगे, आपने एक खूबसूरत सेगमेंट उनके बारे में तैयार किया है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। लेकिन खेल के मैदान से मैं आज के सवाल का ताल्लुक जो था वो एल्विन कालीचरण से था। एल्विन कालीचरण 5 फुट 5 इंच के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक अजीम और बेहतरीन बैट्समैन वेस्ट इंडीज के, जिनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। ना तो वारिकशायर काउंटी ने किया, वेस्ट इंडीज के बोर्ड ने किया। कुछ फैसले उन्हें ज़िंदगी में लिए जिसकी वजह से क्रिकेट उनकी जल्दी ख़त्म हो गई और वो अजमत की बुलंदियों तक नहीं जा सके जहाँ तक वो जा सकते थे। ये इस सवाल का हिस्सा था जो वो सीक्वेंस ऑफ स्कोर्स है 4 6 6 0 6 6 वगैरह। ये 1975 के आलमी कप में 10 बॉलों में डेनिस लिली की ने 35 रन बनाए थे। जी हाँ, डेनिस लिली पीक पे थे उस वक्त अपनी, और वो थॉमसन, गिलमोर और वॉकर बॉलिंग करते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक बेमिसाल अटैक था और इनने उनके परख से उड़ा दिया। यही एल्विन कालीचरण, एक टी प्लांटेशन के वर्कर के फर्जंद, और एक अजीब दिलचस्प सा किस्सा है कि क्रिकेट में कैसे आए। इनके बड़े भाई और बहन स्कूल जाते थे, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था इनको स्कूल भेजते। एक दफ़ा 2 स्कूलों का एक जगह मैच हो रहा था, एक स्कूल की टीम उसमें खेल रही थी, उनका एक प्लेयर कम हो गया, तो कालीचरण मैच देखने गए थे। इनको उन्होंने कहा तुम खेलोगे। ये खेलने गए, इन्हें 75 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और मैन ऑफ द मैच हो गए। तो जो वो स्कूल था, एक बड़ा अहम स्कूल, उनने इनको कहा कि तुम हमारा स्कूल ज्वाइन करो और यहाँ पढ़ो फ्री में, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। तो इनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ गयाना में। एल्विन कालीचरण ने 66 टेस्ट खेले, 4399 रन बनाए, तकरीबन 45 की एवरेज पे 12 सेंचुरियाँ बनाई। फर्स्ट क्लास में इनकी 87 सेंचुरियाँ हैं, 33,000 रन है इनके, और 32 साल की उम्र में रिटायर हो गए। बिल्कुल फॉर्म में थे। उसके बाद पीक फॉर्म में वार्कशायर के लिए इनने खेला। इनने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी न्यूजीलैंड के साथ। उस सीरीज में गिलन टर्नर ने बहुत रन बनाए थे। ये बात है 72-73 की। और 1973-74 में इनने टॉनी ग्रेग की इंग्लैंड के साथ एक बेमिसाल इनिंग खेली। पोर्ट ऑफ स्पेन में 158 रन की, लोग कहते हैं सबसे बेहतरीन इनिंग इनकी, और पोर्ट ऑफ स्पेन में खेली गई हुई बेहतरीन इनिंग्स में से एक। उसमें एक दिलचस्प वाक़ा भी हुआ इस इनिंग के वक्त। जब शाम हुई तो मैच लास्ट ओवर चल रहा था, बर्नार्ड जूलियन इनके साथ थे। बॉल खेली और समझा ये लास्ट ओवर है, स्टार्ट लिया था जूलियन ने, वो वापस क्रीज में नहीं गए, ये भी चल पड़े दोनों पवेलियन की तरफ, टॉनी ग्रेग ने इन्हें रन आउट कर दिया। अंपायर साइंग ने इनको आउट दे दिया। हंगामा हो गया मैदान में, प्रेस में, बाहर क्रिकेटिंग फर्टर्निटी में कि ये क्या हुआ। सबको पता है लास्ट बॉल है डे की, तो आपने रन आउट कैसे किया इनको, और अंपायर ने आउट भी दे दिया। और सुबह डिसीजन रिवर्स करना पड़ा अंपायर को, और कालीचरण को फिर बैटिंग के लिए बुलाया गया, क्योंकि रात को तो चले गए थे, लास्ट बॉल थी डे की, किसी ने और कोई बॉल खेली नहीं थी। तो फिर इन्हें इनिंग रिज्यूम की अपनी। ये टॉनी ग्रेग की ज़िंदगी में 2-3 इंसिडेंट है वेस्ट इंडीज़ के साथ। एक उन्होंने कहा था आई विल मेक देम ग्रोवल, देन दे मेड देयर फास्ट बॉलर्स मेड इंग्लैंड ग्रोवल। तो ये भी एक किस्सा वैसा ही है। पैकर में ये नहीं जा सके, जाना चाहते थे पैकर में, माली हालत अच्छी नहीं थी, इतनी पैसा मिलता नहीं था खास क्रिकेट में तब, क्योंकि क्वींसलैंड रेडियो स्टेशन के लिए इन्हें ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो कैरी पैकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सके। और उसमें वार्कशायर काउंटी ने भी एक बड़ा बुरा रोल प्ले किया इनके लिए। उन्होंने कहा कि हम एक तो आपको काउंटी में जो नौकरी दे रहे हैं वो नहीं देंगे, उससे हटा देंगे, आपको निकाल देंगे, और जो वार्कशायर काउंटी आपका साथ दे रही है इंग्लैंड की सिटीजनशिप हासिल करने में, वो हम साथ नहीं देंगे, हम चाहेंगे आपको सिटीजनशिप ना मिले इंग्लैंड की। तो ये नहीं गए पैकर में, तो टॉपलेस क्लाइव लॉयड के साथ पैकर में चले गए, पैसा भी मिला। और उसके बाद उस दौरान कालीचरण ने टीम को लीड किया। इंडिया भी आई टीम लेके, इसमें मार्शल थे और कुछ और खिलाड़ी थे। मार्शल ने एक टेस्ट यहाँ खेला, विकेटलेस गए, तो यहाँ इनने सेंचुरियाँ बनाई। बॉम्बे में डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन इंडियन अंपायर के बुरे डिसीजन की वजह से, ये आज भी याद करते हैं, खुद कहते हैं नहीं बना सके। और एक क्लोज सीरीज इन्हें एक बी टीम के साथ लेके हारी यहाँ इंडिया में। और उसके बाद जब लॉयड की टीम वापस आई और लॉयड वापस आए, तो इनसे कैप्टनशिप ले ली गई, और लॉयड ने और
उस टीम मैनेजमेंट ने उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया और इनको अलग थलग कर दिया गया, तो इनका टीम में रहना महाल हो गया वेस्ट इंडीज की। लेकिन खेलते रहे। इसी दौरान इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला कि ये ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में उनके लिए खेले और ऑरेंज फ्री स्टेट के लिए खेलें। घर में बहुत लेते हुई, ये चाहते थे खेलना, नहीं खेलना, क्योंकि उस ज़माने में साउथ अफ्रीका कोई खेलने नहीं जाता था, अपार्टाइड था वो, वहाँ भेदभाव की हुकूमत थी और बहुत जुल्म था सियाह लोगों पे। लेकिन यहाँ से इन्हें शादी की थी, माली था, हालत ऐसी नहीं थी, ये चले गए खेलने। उसके बाद भी काउंटी में खेलते रहे, उसके बाद टीम में खेलते रहे। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ हुई, जब इन्हें देखा कि इनको ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए 81-82 में सेलेक्ट नहीं किया गया है, जबकि डिजर्व करते थे, फॉर्म में थे, तो ये लॉरेंस रो के साथ एक रेबल टूर में साउथ अफ्रीका चले गए। उस वक्त जो साउथ अफ्रीका गया रेबल टूर में, चाहे श्रीलंका के वर्नापुरा अपनी टीम लेके और बाकी, उनको उसके बाद कभी खिलाया नहीं गया, क्योंकि दुनिया ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि जो भेदभाव इतना रखते हैं उनके साथ कोई खेले और उसके बाद फिर वो अपने मुल्क के लिए भी खेले। तो वही इनका करियर एंड हो गया, बहुत जल्दी एंड हो गया करियर। उसके बाद वारुकशायर के लिए रन बनाते रहे और वारुकशायर काउंटी ने, मैं फिर कहूँगा, इनके साथ इंसाफ नहीं किया। इसकी एक मिसाल मैं दूंगा। 1988 में अभी ये काउंटी में खेल रहे थे, रन बना रहे थे, 11,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था इनका। इनके वालिद इंतकाल कर गए गयाना में और वारुकशायर टीम ने या वारुकशायर की जो मैनेजमेंट थी ने इनको गयाना जाने नहीं दिया उनके फ्यूनरल में, जबकि इंजर्ड थे, उसको काउंटी में नहीं खेल रहे थे, फिट नहीं थे, लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया। नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम कैसे जाएगा, हम जाने नहीं देंगे। ये वही इंग्लैंड है जो आज है और वही काउंटी है और टीसीबी है जो बाकी बहुत बातें करता है। वहाँ इतनी डिस्क्रिमिनेशन थी क्रिकेट में और अभी भी थोड़ी बहुत तो है ही काउंटी क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज ने आज तक बेहतरीन, बहुत स्टाइलिश, ग्रेसफुल और सक्सेसफुल बैट्समैन पैदा किए हैं। उनमें से एक कालीचरण है और अजीम तरीन बैट्समैनों में शामिल नहीं हो सके क्योंकि करियर शॉर्ट हो गया, क्योंकि वेस्ट इंडीजियन बोर्ड ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया और इनको वो मकाम नहीं दिया जो ये डिजर्व करते थे। और लॉयड का भी उसमें हाथ था, इनकी और लॉयड की कभी नहीं बनी पैकर के बाद, और लॉयड अपने गैंग के साथ बिजी रहे जो पैकर गैंग था। तो वहाँ इनका मानना है हिंदुस्तान नजात खिलाड़ी, चाहे रोहन कनाए हो या चाहे कालीचरण हो, इनको वो इज्जत नहीं मिली और इनके बाद 1994 तक कोई हिंदुस्तान नजात खिलाड़ी टीम में नहीं आया वहाँ, जब चंद्रपाल आए। ये कालीचरण कहते हैं। ये बात थी एलिमन आइजक कालीचरण की। आप खुद भी देख सकते हैं इनके बारे में नेट पे, जिनके हवाले से हमारा पिछला सवाल था। ये आपका खूबसूरत सेगमेंट एलिमन कालीचरण के बारे में। सुभाष डे ने एक फिल्म बनाई इनके नाम पे। बिल्कुल सही है। अब मैंने कम ही बातें की इनकी, लेकिन ये है कि ये इतने पॉपुलर थे इंडिया में कि कालीचरण फिल्म बना दी। बिल्कुल। उन्हें विश्वनाथ भी फिल्म बनाई और एक हॉकी प्लेयर के नाम पे भी फिल्म बनाई थी, वो कभी पूछूंगा। बिल्कुल सही। और यहाँ पे मैं ये बात बताऊंगा कि आप देख लीजिए 73 से 81 तक खेले, 81-82, लेकिन सिर्फ 66 टेस्ट। और देखिए एवरेज क्या है बंदे की, 45 एवरेज। जी जी जी। और 87 कुछ ये है फर्स्ट क्लास 100। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनके साथ वो हादसा जो हुए वो मैंने बयान किए हैं आपको, और जो डिस्क्रिमिनेशन लॉयड ने और कंपनी ने की वो भी मैंने बताया। यहाँ से एरॉन फिंच ने एक बात कही है, कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इस वक्त दौरा करने से, मुल्की दौरा करने से कतराते हैं, माजरत जाहिर करते हैं, वार्नर है, स्मिथ है, बहुत है, कहते हैं कि ये तो सारे आईपीएल में थे और आईपीएल में गए थे, और अगर फिर आईपीएल होगा फिर जाएंगे। अगर आईपीएल, हाँ, तो मुल्क के लिए खेलना क्यों वो हेजिटेट करते हैं? मुल्क के लिए कोविड होता है ना, मुल्क के लिए कोविड होता है। आईपीएल में कोविड आ रहा है क्योंकि पैसा ज्यादा लेना, कोविड अलाउड नहीं है आईपीएल में। वो बात पता ही की उनने कही है। वो भी खेल रहे थे आईपीएल में, लेकिन वो बाद में मुल्क के लिए भी खेल रहे, कैप्टन है उनके लिमिटेड ओवर्स टीम के। वो कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आता जस्टिफाई कैसे करेंगे ये कि आईपीएल तो मैं खेलूंगा, लेकिन मुल्क के लिए जब दौरा करना है कहूंगा कोविड है, मैं नहीं जा सकता। और स्मिथ की तो हद हो गई, 1 करोड़ पे आ गए वो दिल्ली में, और दिल्ली ने 6 मैचों में बाहर बिठाया उनको।
और मार्क टेलर कहने पे मजबूर हो गई है, यार ये अजीम खिलाड़ी है, इसको शर्म नहीं है, ये क्या कर रहा है बाहर बैठ के वहां 1 करोड़ रुपए में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ और बातें आपसे पूछूंगा। ये जो हॉल ऑफ फेम है ना जी, उसमें कुछ खिलाड़ियों को शामिल 10 को किया गया। 10 को शामिल किया गया। मैं उनके नाम पढ़ता, हाँ मैं नाम बता देता हूँ इनके। आप हैं एंडी फ्लावर, संगकारा, ये मॉडर्न एरा के हैं, इसमें एराज में की है ना डिस्ट्रीब्यूट। जी जी जी। विनू मनकड़ है, मेनू मनकड़ और बाहुबली सिंह के साथ हैं, टेड डेक्स्टर जी है, जी जी जी। वो पोस्ट वॉर एरा के हैं, दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद। और ओब्रे फॉकनर हैं, वो इनको उनके साथ मॉन्टी नोबल होंगे। हाँ मॉन्टी नोबेल हैं। ये हैं 1918 तक के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का एरा। और स्टेन मैकैब है, स्टेन मैकैब है, सही कहते हैं, कॉन्स्टेंटाइन है, लैरी कॉन्स्टेंटाइन है। ये बिटवीन 2 वॉर्स के हैं। बिल्कुल। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट तो किया ना। क्या समझते हैं आप, क्या ये इनको शामिल करना चाहिए? देखिए कॉन्स्टेंटाइन का बहुत इम्पैक्ट रहा वेस्ट इंडीजन क्रिकेट पे, उन्हें तब्दील कर दिया क्रिकेट। अगर टेस्ट रिकॉर्ड उनका आपको ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत है। इधर एक बात क्वेश्चन रेज होता है जो कई एक लोगों ने रेज किया, इंटरनेशनल लोगों ने, हिंदुस्तानियों ने नहीं, कि टाइगर पटौडी क्यों नहीं इंडक्ट हो रहे हैं। उनने इंडियन क्रिकेट का फेस बदल दिया। सही बात। अब 6 सेंचुरी आमद गिनी है उनकी। जो आज इंडिया मैच जीतता है मिन्नत उनकी है, उनने जीतना सिखाया और फाइट करना सिखाया। एक बात ये है। और आप कह रहे हैं जैसे ये स्टैन मैक के बेमिसाल बैट्समैन थे, बहुत छोटी उम्र में गुजर गई है, और डेक्स्टर का जवाब ही नहीं, क्या प्लेयर थे। विनू मनकड़ वीक पे अभी सेगमेंट हमने किया था, तो लोगों को पता चला होगा विनू मनकड़ क्या चीज़ है। बाहुबली के 325 विकेट। फिर और मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे जो खिते के लोग हैं वो विनू मनकड़ को ज्यादा जानते भी नहीं थे, बहुत ने लिखा भी हमें ये। और एंडी फ्लावर की मैंने पिछले दिनों बात की थी कि रिक्वेस्ट करते हो, उनसे बेहतर कीपर और बैट्समैन है एंडी फ्लावर, रिकॉर्ड देख लें। ठीक है, संगकारा को एक दिन होना ही था। 57 की टेस्ट एवरेज है, 38 सेंचुरियां हैं, बेमिसाल खिलाड़ी हैं। और फिर आप मॉडर्न एरा में, और जो सारे खिलाड़ी हैं उनका कंट्रीब्यूशन उनके पीरियड में देखा जाए, आज के तकाज़ों पे न देखा जाए। बिल्कुल सही। और अब आते हैं उन दोस्तों के नामों की तरफ जिन्होंने हमारे क्विज का सही जवाब दिया। सही जवाब देने वालों में हैं शबीर अहमद ऋषि, आप लेथपोरा पुलवामा से हैं, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, डार रऊफ पुरवारा चाडोरा, शौकत अली आवान गुंड पुलवामा, आरिफ बाबा बसपुरा श्रीनगर, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, आबिद शफी मालमापनपुरा सोपोर, और इश्तियाक वानी चिठे बांडी बांडीपुरा। और आज के जो हमारे विनर हैं आज के क्विज के, आप हैं वाजिद गुलजार बांडीपुरा से। बहुत बहुत मुबारक वाजिद, आप 12 सही जवाब देते हैं क्विज का, और सवाल भी पूछते हैं और बेहतर सवाल पूछते हैं। आपका एक सवाल अभी पेंडिंग है, उसका जवाब मैं इंशाल्लाह कभी दे दूंगा। अब आते हैं आज के क्विज की जानिब। देखिए आज का क्विज है, मलका सिंह जी की बात हुई, उनके बारे में बात हुई, उन पर फिल्म बनी थी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बनाई थी फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जहां अब्दुल खालिक के साथ इनकी रेस है, वहां एक फैक्चुअल मिस्टेक है फिल्म में, फैक्चुअल मिस्टेक। मैंने ट्वीट करके उनको कहा भी था, उन्हें जवाब नहीं दिया। तो वो फैक्चुअल मिस्टेक क्या है बाग मिल्खा बाग में क्लाइमैक्स में, वो आप बताएंगे। वो रेस है अब्दुल खालिक के साथ, तब फैक्चुअल मिस्टेक है। हाँ, लास्ट में जो रेस है अब्दुल खालिक के साथ, उसमें एक मिस्टेक है, फैक्चुअल मिस्टेक, वो आपको पॉइंट आउट करनी है। बिल्कुल सही, ये हमारा आज का सवाल है। और ये आप KKMS स्पोर्ट्स मैग हमारा फेसबुक पे जो ग्रुप है उस पर लिखेंगे, इनबॉक्स करेंगे, और कहीं नहीं लिखेंगे। अगर करेंगे मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, फिर कंसिडर भी नहीं करता हूँ आपको। और कुछ 3 बार जवाब देते हैं, पहला ही जवाब कंसिडर होगा। तो इस वक्त लेते हैं आज के मैगजीन से इजाजत। मिलते हैं रात के 10 बजे, लाइव रिपोर्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो होगी YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे। खुदा हाफिज।